हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे। तो मैं हूं सृष्टि और आप देख रहे हैं ऑफिशियल गुडन स्टडी प्लस लो क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़। तो हम लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट अपना कंप्लीट कर लिया था, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। और इस पार्ट के अंदर अपना चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो अपना चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कन्फ्यूज़न है, वो कन्फ्यूज़न है चैनल के नेम को लेकर। तो पहले उस कन्फ्यूज़न को क्लियर कर लेते हैं। वो बेसिकली मेरे चैनल का जो नेम था वो पहले ये था, सृष्टि स्टडी प्लस लो क्लास 12th बिजनेस स्टडी, लेकिन मैंने सृष्टि को रिप्लेस कर दिया ऑफिशियल गुडन से। वो रिप्लेस क्यों किया? वो इसलिए किया क्योंकि सृष्टि के नाम से ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल बन चुके थे, जिसकी वजह से सर्च टैब में मेरा जो चैनल है वो सर्च में नहीं आ रहा था, और आ भी रहा था तो बहुत ज़्यादा नीचे स्क्रॉल करने के बाद मेरी वीडियो दिख रही थी, जिसकी वजह से जो भी कोई मेरे चैनल को सर्च कर रहा था तो उसको चैनल नहीं मिल रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना अपने चैनल का नेम कुछ अलग, कुछ यूनिक सा रखा जाए। तो इसलिए मैंने अपने चैनल का नेम चेंज कर दिया और अब ये कर दिया। तो आई होप आपका ये छोटा सा कन्फ्यूजन था, सो आई होप आपका ये क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 है और इसका पार्ट नंबर फर्स्ट हम कर रहे हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो मैं आप सभी को सॉरी बोलना चाहती हूँ कि वीडियो में थोड़ी लेट हो गई। वो इसलिए हो गई क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो चुकी थी, मुझे फीवर हो चुका था, तो अभी भी है थोड़ा, तो इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। बट अब तबीयत थोड़ी ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना वीडियो अपलोड की जाए, अब क्यों ना वीडियो बनाई जाए। चलिए चलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। तो मैनेजमेंट के बारे में हम पहले ही चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं, डीपली हम इसको अच्छे से कर चुके हैं कि भाई हमारा मैनेजमेंट होता क्या है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है या आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पहले आप जाके इसे पढ़ें, देन उसके बाद आप इसे पढ़ें। तो मैनेजमेंट क्या होता है हमने पढ़ लिया था कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को क्या करते हैं, अचीव करते हैं। तो अब समझेंगे हम प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? प्रिंसिपल्स हमारे सिद्धांत होते हैं। और ये जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल्स हैं, हमें किसके द्वारा दिए गए हैं? हेनरी फ्योल जी के द्वारा दिए गए हैं, जिन्होंने हमें 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हेनरी फ्योल जी के बारे में पढ़ेंगे, उनके प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे, टेलर जी के बारे में पढ़ेंगे, उनके प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि ये जो प्रिंसिपल्स है इम्प्लीमेंट कैसे हुए। तो बेसिकली ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये मल्टीपल टाइम इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ है, इनको ऑब्जर्व किया गया है, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च की गई है, तब जाके ये प्रिंसिपल्स हमारे इम्प्लीमेंट हुए, तब जाके हमारे ये प्रिंसिपल्स बने हैं। तो जो हेनरी फ्योल जी थे, तो वो इतने सक्सेस आदमी थे अपनी लाइफ में कि वो जहाँ पे भी जिस भी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करने लगती थी, ग्रोथ करने लगती थी, क्योंकि वो इन प्रिंसिपल्स को क्या करते थे, फॉलो करते थे। तो जो अलग अलग लोग थे, जब उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रोथ करने लगी, तब वो सक्सेस की तरफ ज़्यादा जाने लगी। तो जो लोग थे वो उनसे अलग अलग पूछने लगे कि भाई आपकी सक्सेस का क्या राज है। तो बेसिकली तो उन्होंने सोचा, सब अलग अलग पूछ रहे थे तो सबको अलग अलग जवाब देना तो थोड़ा इम्पॉसिबल सा हो जाता है, क्योंकि पहले इतना इंटरनेट का ज़माना नहीं था, पहले यूट्यूब नहीं था जिसके द्वारा कि भाई हमने अपना एक इंटरव्यू दे दिया, वो इंटरव्यू सब लोगों तक पहुंच गया। तो ऐसा नहीं था, पहले जर्नलिस्ट थे जो न्यूज़पेपर के द्वारा जो लोगों की जो बात थी उसको पहुंचाते थे। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा ना करने से अच्छा है कि क्यों ना वो अपनी एक बुक लिखे। तो उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, जिसका जो बुक के बारे में नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो उन्होंने अपनी एक बुक लिखी जिसके अंदर उन्होंने अपने 14 प्रिंसिपल्स दिए, और उसके अंदर उन 14 प्रिंसिपल्स के द्वारा बताया गया कि मैंने किस तरह से ये प्रिंसिपल्स किस सिचुएशन में फॉलो करे, जिसकी वजह से मैं आज इस सक्सेस पर, इस मुकाम पर आ पहुंचा हूँ। तो इस तरह से हमारे जो प्रिंसिपल्स है ये हेनरी फ्योल जी के द्वारा दिए गए। तो प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, आइए उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अब प्रिंसिपल्स रेफर्स टू अ स्टेटमेंट विच रिफ्लेक्ट द फंडामेंटल ट्रूथ अबाउट सब फिनोमिनास ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो प्रिंसिपल्स क्या है हमारे, ये क्या है, एक स्टेटमेंट है जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं फंडामेंटल ट्रूथ को, और किसके ऊपर बेस्ड है, हमारे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर। यानी कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये हमारी ब्रॉड जनरल गाइडलाइंस हैं जो कि मैनेजर्स की हेल्प करती हैं ताकि वो राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले सके। सो आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई हो। ये प्रिंसिपल्स क्या है, ये ब्रॉड जनरल गाइडलाइन है। ये प्रिंसिपल्स क्या है, ये ब्रॉड जनरल गाइडलाइन है जो कि मैनेजर्स की हेल्प करते हैं, किसमें,
ताकि वो राइट टाइम पे राइट सिचुएशन में राइट डिसीजन ले सकें। तो ये हो गया। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा एक छोटा सा डिफरेंस है, वो किस किस के बीच में है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस प्योर साइंस प्रिंसिपल्स। तो ये होते क्या है, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ये फ्लेक्सिबल्स होते हैं, और प्योर साइंस प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ये रिजिड होते हैं। अब फ्लेक्सिबल्स का मतलब होता है जो टाइम टू टाइम सिचुएशन टू सिचुएशन क्या हो जाए, हमारे चेंज हो जाए, क्या हो जाए, चेंज हो जाए। और प्योर साइंस प्रिंसिपल्स कैसे होते हैं, नेचर में रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते। अब प्योर साइंस प्रिंसिपल से फॉर एग्जांपल हम वाटर का फॉर्मूला ले लेते हैं। वाटर का फॉर्मूला क्या है हमारा, H2O। तो ये क्या टाइम टू टाइम ये चेंज होगा क्या, पहले वाटर का फॉर्मूला अलग था अब अलग है, और आगे वाली जनरेशन में या न्यू हमारे फ्यूचर्स में क्या चेंज होगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो ये प्योर साइंस प्रिंसिपल्स होते हैं, ये नेचर में रिजिड होते हैं, ये टाइम टू टाइम सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज नहीं होते। लेकिन जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं फ्लेक्सिबल इन नेचर होते हैं, जो कि इन्वायरमेंट के चेंज के अकॉर्डिंग और सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। देन प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट आर अप्लाइड विथ क्रिएटिविटी। प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट को हम किसके साथ अप्लाई कर सकते हैं, क्रिएटिविटी के साथ। यानी कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं, जो मैनेजर है वो अपने एक्सपीरियंस, अपने प्रैक्टिस और अपनी क्रिएटिविटी के साथ इनको इम्प्लीमेंट कर सकता है, इनको यूज़ कर सकता है। लेकिन जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो ऐसे नहीं होते, वो उसी मैनर में, उसी एब्सोल्यूट स्टैटिक मैनर में अप्लाई होंगे जिस मैनर में वो अप्लाई होते हुए आए हैं। और थर्ड पॉइंट क्या है इसका, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैव टू कीप पेस विद चेंज इन एनवायरनमेंट। वही बात आ गई, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, चेंज होते हैं, और जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते। सो छोटा सा डिफरेंस है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये 3 के 3 पॉइंट अभी के अभी वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाओ, ताकि आपका भी रिवीजन हो, और जो कोई नया स्टूडेंट वो कमेंट को पढ़ रहा है उसका भी अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो चलिए चलते हैं। तो अब हम किसके ऊपर आ गए हैं, अब हम पढ़ेंगे अपने नेचर एंड फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के हम नेचर देख लेते हैं। इसके नेचर और फीचर एक ही बात होती है, नेचर बोलो या फीचर बोलो, बात एक ही है। तो नेचर देख लेते हैं क्या क्या होता है। फर्स्ट क्या है इसका, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल एप्लीकेशन यानी कि परवेसिव यानी कि जो अप्लाई होता हो सभी ऑर्गेनाइजेशंस में, यानी कि अप्लाइड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस, यानी कि जो सभी तरह की ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अप्लाई हो, जो प्रिंसिपल सभी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अप्लाई हो सके, हम कहते हैं यूनिवर्सल एप्लीकेशंस होते हैं। वो परवेसिव होते हैं, वो सभी जगह एप्लीकेबल्स होते हैं, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हो, तो सभी जगह क्या होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। तो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर मैंने आपको बताया था, आपको मैंने 3 पॉइंट ऐसे बताए थे जो कि आप हर चैप्टर में हर कॉन्सेप्ट के अंदर आप लिख सकते हैं। तो वो पॉइंट कौन कौन से हैं, तो जिसको याद है वो अभी के अभी वो वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाए, जिसको याद नहीं है वो एक बार देख लें कि मैंने वो 3 पॉइंट कौन कौन से बताए थे। जो फर्स्ट क्या था वो हमारा परवेसिव ही था। सेकंड क्या था हमारा प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ओके, एंड देन थर्ड क्या था हमारा कॉन्टीन्यूअस। थर्ड क्या था हमारा कॉन्टीन्यूअस। तो ये हमारे 3 पॉइंट ऐसे हैं जिन्हें आप हर जगह लिख सकते हैं, हर कॉन्सेप्ट के अंदर आप इन्हें लिख सकते हैं। अगर जैसे कि कोई पॉइंट है, अगर आपसे कोई किसी के फीचर्स या किसी की इंपॉर्टेंस पूछ ली और आपको नहीं पता, तो आप 1-2 तो ईजिली इनमें से लिख ही सकते हैं, क्योंकि ये 1-2 तो हमेशा हर सब में होते ही हैं। तो आई होप आपको ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। यूनिवर्सल एप्लीकेशन यानी कि जो परवेसिव होता है, जो हर जगह एप्लीकेबल होता है, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सभी जगह क्या होते हैं, यूज़ होते हैं, सभी जगह एप्लीकेबल होते हैं। देन सेकेंड पॉइंट जर्नल गाइडलाइंस। ये प्रिंसिपल्स क्या है, ये गाइडलाइन है। ये क्या है, जर्नल गाइडलाइन है, यानी कि ये मैनेजर्स को सिर्फ गाइड करती हैं। क्या करती हैं, गाइड। ये मैनेजर्स को गाइड करती हैं कि भाई आपको इस तरह की सिचुएशन में इस प्रिंसिपल्स को यूज़ करना चाहिए। तो ये क्या है, ये प्रिंसिपल्स जनरल गाइडलाइंस है टू एक्शन, बट दिस प्रिंसिपल डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। यानी कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं एज गाइडलाइंस वर्क करती हैं किसके लिए, मैनेजर्स के लिए।
लेकिन ये उसको एक रेडीमेड सॉल्यूशन, किसी भी प्रॉब्लम का रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते। यानी कि ये 100% गारंटी नहीं लेते कि भाई अगर आप इस सिचुएशन में ये प्रिंसिपल्स यूज़ करेंगे तो उस सिचुएशंस को आप सॉल्व कर पाओगे, उस प्रॉब्लम से आप बाहर निकल पाओगे। ये सिर्फ उसको गाइड करते हैं कि आपको इस तरह की प्रॉब्लम में इस तरह के जो प्रिंसिपल्स है वो यूज़ करना चाहिए ताकि आप इससे बाहर निकल पाओ। तो ये क्या है, हमारी जनरल गाइडलाइन है। सो नेक्स्ट क्या है हमारा, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ये जो हमारे जितने भी प्रिंसिपल्स हैं ये सभी मल्टीपल टाइम इनके ऊपर रिसर्च हुई है, इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए, तब जाके हमारे प्रिंसिपल्स बने हैं। ये एक ही रात में ऐसे ही डेवलप नहीं हो चुके हैं। तो ये देख लेते हैं, डेवलप ओनली आफ्टर डीप रिसर्च वर्क। ये कब कब डेवलप हुए हैं, तब इनके ऊपर डीप रिसर्च वर्क हुआ, डीप ऑब्जर्वेशंस हुई है। दे डू नॉट डेवलप ओवरनाइट, ये एक ही रात के अंदर डेवलप नहीं हुए हैं। प्रॉपर ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट है डेवलपिंग दैम, इनके ऊपर पहले प्रॉपर ऑब्जर्वेशन हुई है, फिर इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ है, तब जाके इनको क्या किया है, डेवलप किया गया है। देन नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल्स। ये क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल इन नेचर होते हैं, जो कि टाइम टू टाइम सिचुएशन टू सिचुएशन क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, ये चेंज हो सकते हैं। दैन क्या है, मेनली बिहेवियर। मेनली बिहेवियर का मतलब होता है, ये प्रिंसिपल्स क्या करते हैं, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं किस किस के बीच में, सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में एक रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करते हैं, उनके रिलेशनशिप को इम्प्रूव करते हैं ताकि जो एम्प्लॉय हैं वो और ज़्यादा मोटिवेट हों और अपने ग्रुप गोल को क्या करें, अचीव करें। क्या करें, ग्रुप गोल को क्या करें, अपने ग्रुप गोल को अचीव करें। ओके, द नेक्स्ट इज हमारा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब होता है कि भाई ऐसा करने से ऐसा ही होगा, वो हो गया हमारा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जैसे कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलाने से क्या बनेगा, हमारा H2O बनेगा। दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होगा, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होगा, तभी जाके हमारा वाटर बनेगा। तो अगर हम हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की जगह अगर कुछ और मिला देते हैं तो उसकी जगह कुछ और ही बनेगा, वाटर तो नहीं बनेगा। अगर नाइट्रोजन मिला दे तो कुछ और ही बनेगा, पता नहीं क्या बनेगा, तो वाटर तो बनने से रहा। तो ऐसी तरह से ऐसे होता है कि अगर तुम हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलाओगे तभी जाके हमारा वाटर बनेगा। तो ऐसे ही क्या होगा, हमारे प्रिंसिपल्स हो गए। अगर आप इस सिचुएशंस में ये प्रिंसिपल यूज़ करोगे तभी जाके वो क्या होगा, तभी आप उस सिचुएशन से जाके मतलब कि आप उस प्रॉब्लम से जाके बाहर निकल पाओगे। जैसे कि मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम किसकी है, ओवरलोड। किस चीज़ की है, ओवरलोड बोलो या ओवरबर्डन बोलो। यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्या है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, वो ओवरलोड हो चुका है वर्कलोड। तो उसकी वजह से क्या हुआ है, उसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका क्या हो रहा है, वेस्टेज। उसकी वजह से क्या हो रहा है, वेस्टेज हो रहा है। उसकी वजह से रिसोर्सेज का क्या हो रहा है, वेस्टेज हो रहा है। तो इस सिचुएशंस में प्रिंसिपल्स, हमारे जो मैनेजमेंट डिफियोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स है वो क्या कहते हैं, हमारा जो फर्स्ट प्रिंसिपल्स है वो क्या है, डिवीज़न ऑफ वर्क। वो क्या है हमारा, डिवीज़न ऑफ वर्क। तो डिवीज़न ऑफ वर्क, ये प्रिंसिपल्स हमारा क्या कहता है, ये प्रिंसिपल्स हमारा क्या कहता है कि काम को छोटे छोटे टुकड़े में ब्रेक कर दो। काम को क्या कर दो, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर दो, और उसी काम को फिर जो हमने काम ब्रेक किया है उसी काम को फिर एम्प्लॉय के अंदर बांट दो, मैचिंग हिज स्किल्स एंड हिज क्रिएटिविटी। यानी कि उस काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो। जो ओवरलोड है, जो कंपनी के अंदर जो ज़्यादा वर्क जिस काम का बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो चुका है, उस काम को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर दो। ब्रेक करने के बाद उसे एम्प्लॉय में उस काम को बांट दो, जो काम उनकी स्किल्स और उनकी क्रिएटिविटी से मैच करता हो। तो उससे क्या होगा, जो बर्डन है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और उससे ऑर्गेनाइजेशन क्या करने लगेगी, ग्रोथ करने लगेगी। उससे ऑर्गेनाइजेशन की क्या बढ़ जाएगी, ग्रोथ बढ़ जाएगी। तो इसी तरह से ये जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी कि अगर आप यानी कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर आप प्रिंसिपल्स को यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगी, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी। तो ये 6 पॉइंट हैं। तो एक बार 6 पॉइंट कौन कौन से, एक बार इनका रिकैप ले लेते हैं, कौन कौन से थे हमारे। फर्स्ट क्या था हमारा, यूनिवर्सल एप्लीकेबल, यानी कि फर्स्ट क्या था हमारा, परवेसिव। सेकेंड, जनरल गाइडलाइन। थर्ड क्या था, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट।
फोर्थ है हमारा फ्लेक्सिबल, फिफ्थ है हमारा मेनली बिहेवियर, देन सिक्स्थ है हमारा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो अभी के अभी वीडियो को पॉज करो और कमेंट सेक्शन में ये सारे के सारे 6 के 6 पॉइंट अभी के अभी लिख के दिखाओ। देखो अगर आप इनको अभी ऐसे नहीं लिख के देखोगे, मल्टीपल टाइम इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, इनका रिवीजन नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे और ऐसे काम नहीं चलने का। तो अभी के अभी वीडियो को पॉज करो, ये सारे के सारे पॉइंट अभी कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के दिखाओ ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो और जो दूसरा नया स्टूडेंट इन कमेंट्स को पढ़ रहा है उसका भी अच्छे से रिविज़न हो जाए। सो आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। तो एक बार इनके की पॉइंट्स देख लेते हैं। की पॉइंट्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो स्टूडेंट शुरू से ही की पॉइंट्स के ऊपर अच्छी पकड़ बना के चलेगा उसके लिए इतना अच्छा होगा कि बहुत ही अच्छा। यानी कि अगर कोई भी स्टूडेंट की पॉइंट्स को याद करके चलेगा तो इन एग्ज़ाम में जितने भी केस स्टडीज़ आती हैं वो डायरेक्टली नहीं आती। उसमें डायरेक्ट केस स्टडीज़ के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, उसके अंदर घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उस केस स्टडीज़ को सॉल्व करने के लिए जिसके वो पकड़ अच्छी होगी की पॉइंट्स के ऊपर, वो अच्छे से उस केस स्टडीज़ को सॉल्व कर लेगा। लेकिन जो कोई रट्टू तोता होएगा जिसने सिर्फ रटे होंगे, जिसने सिर्फ ऐसे ही नाम याद रखे होंगे, जिसने कोई सिर्फ उसके अंदर का हिंदी में पता होगा लेकिन उसको की पॉइंट के बारे में नहीं पता होगा, तो वो किसी स्टडी को सॉल्व नहीं कर सकता। तो इसलिए कहते हैं अभी स्टार्टिंग है, अभी से ही अच्छे से पढ़ के चलो, डेली डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ो, की पॉइंट्स के ऊपर अपनी पकड़ बनाते हुए चलो। तो देख लेते हैं की पॉइंट्स इसके अंदर क्या हैं। तो जो फर्स्ट क्या हमारा क्या था, हमारा यूनिवर्सल एप्लीकेबल। इसके की पॉइंट्स क्या, परवेसिव अप्लाइड इन बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस स्मॉल और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या है, इसकी की पॉइंट्स हैं। यानी कि ये परवेसिव है नेचर में, ये अप्लाई होता है सभी जगह, बिजनेस और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो स्मॉल हो चाहे वो लार्ज हो। सेकंड क्या है हमारा, जनरल गाइडलाइन। क्या है हमारी जनरल गाइडलाइन है, डू नॉट ऑफर रेडीमेड सॉल्यूशन। ये किसी भी मैनेजर्स को रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते, ये सिर्फ उसको गाइड करते हैं कि आपको इस तरह की सिचुएशन में इस तरह के प्रिंसिपल्स को यूज़ करना चाहिए। ओके, इवोल्यूशनरी यानी कि नॉट डेवलप ओवरनाइट, ये एक ही रात में डेवलप नहीं हुए, इनके ऊपर डीप ऑब्जर्वेशन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट हुए तब जाके प्रिंसिपल्स डेवलप हुए हैं। देन फ्लेक्सिबल, ये क्या है हमारे फ्लेक्सिबल हैं जो कि चेंज टाइम के अकॉर्डिंग मॉडिफाई हो जाएं, चेंज हो जाएं। देन नेचर बिहेवियरल इन नेचर, यानी कि मेनली बिहेवियर, इसके अंदर क्या है, mold behavior of employee principles are applied on employees to motivate them and to work toward the achievement of goals। यानी कि जो प्रिंसिपल्स हैं क्या करते हैं, ये रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करते हैं किस किस के बीच में, सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच का जो रिलेशनशिप होता है ये उसको इम्प्रूव करते हैं और जो एम्प्लॉय है उनको मोटिवेट करते हैं ताकि वो अपने ग्रुप गोल को जो क्या कर सके, अचीव कर सकें। देन सेट क्या है हमारा, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। सो आई होप आपको 6 के 6 पॉइंट एकदम से अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे, इनके की पॉइंट आपको अच्छे से याद हो चुके होंगे। एक बार वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में लिख दिया। अगर कमेंट में नहीं लिखना चाहते तो अपनी कॉपी में लिख के ज़रूर देखें। लिखने से क्या होता है कि हमको याद रहता है, हमारी प्रैक्टिस भी हो जाती है, हमारे हैंड को प्रैक्टिस हो जाती है कि भाई क्या पॉइंट है कैसे है। तो उससे आप सभी को हेल्प मिलेगी और दूसरे स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिलेगी। तब बढ़ते हैं अपने इम्पोर्टेंस की तरफ। अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, तो इम्पोर्टेंस क्या होती है हमारा, जो इसका फर्स्ट पॉइंट है वह प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसेंटिव इनटू रियलिटी। यानी कि इस इम्पोर्टेंस के अंदर क्या है, ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये मैनेजर क्या प्रोवाइड करते हैं, उसको नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं। ये प्रिंसिपल्स क्या प्रोवाइड कराते हैं, मैनेजर्स को नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं ताकि वो अपने मिस्टेक से सीखें और सही टाइम पे सही सिचुएशन में सही डिसीजन ले। ओके, तो ये इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक्ट एज अ गाइडलाइन फॉर द मैनेजर्स। यानी कि जो प्रिंसिपल्स हैं ये मैनेजर्स के लिए क्या एज अ गाइडलाइन वर्क करते हैं। दीज प्रिंसिपल्स इम्प्रूविंग नॉलेज एंड एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजर्स। ये जो प्रिंसिपल्स है ये इम्प्रूव करते हैं मैनेजर्स की एबिलिटी, उसकी अंडरस्टैंडिंग को, ताकि वो उसकी मैनेजरियल स्किल्स को। द इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल्स हेल्प द मैनेजर्स टू लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। यानी कि ये उसकी नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं ताकि वो अपनी गलतियों से सीखे, दिस प्रिंसिपल्स गाइड मैनेजर्स टू टेक राइट डिसीजन एंड राइट टाइम। यानी कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजर को क्या करते हैं, गाइड करते हैं ताकि वो राइट टाइम पे राइट सिचुएशन में राइट डिसीजंस
ले सके। तो प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसेंटिव इनटू रियलिटी, इसका मतलब क्या होता है, जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजर्स के लिए एज अ गाइडलाइन वर्क करते हैं, क्या एज अ गाइडलाइन वर्क करते हैं, ताकि वो राइट टाइम पे राइट सिचुएशन में राइट डिसीजन ले सकें। देन हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, वो है हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। वो क्या है हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है यानी कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना, उनका कोई भी वेस्टेज ना करना। जैसे कि मैन एंड मटेरियल क्या होता है, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इम्पोर्टेंट एसेट्स होते, सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज होते हैं। तो ये प्रिंसिपल्स क्या उनको गाइड करते हैं। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल इंटरेस्ट ऑन प्लांट एक्टिविटी इन सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ मैन एंड मटेरियल इन द ऑर्गेनाइजेशंस प्रिंसिपल्स आर डिजाइन टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स फ्रॉम द ह्यूमन एफर्ट्स एंड अदर रिसोर्सेज। यानी कि जो हमारे जो रिसोर्सेज है, जो कि हमारे ह्यूमन्स हमारे क्या होगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस का जो इम्पोर्टेंट एसेट्स होता है वो उसका ह्यूमन ही होता है, उसका मैन मटेरियल ही सबसे इम्पोर्टेंट एसेट्स होता है। क्योंकि अगर ये दो चीज़ नहीं होंगी तो ऑर्गेनाइजेशंस में काम कौन करेगा, और अगर कोई काम ही नहीं करेगा तो उस ऑर्गेनाइजेशंस की ग्रोथ नहीं होगी। तो ये क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं, उसका इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं। तो जो रिसोर्सेज है उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना, उसका कोई भी वेस्टेज ना करना। तो ये क्या हो गया हमारा प्रॉपर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देन थर्ड क्या है हमारा साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजंस का मतलब होता है, या साइंटिफिक डिसीजन यानी कि जो कि सिस्टमेटिकली ये क्या हुए हैं, डेवलप हुए हैं, और सिस्टमेटिकली ये क्या कह जाते हैं, फॉलो किए जाते हैं किसी भी सिचुएशंस के अंदर। मैनेजर हैव टू टेक नंबर ऑफ डिसीजंस एवरी डे। जो मैनेजर्स होता है उसको रोजाना में जाने कितने सारे डिसीजंस लेने होते हैं। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर अनेबल्स द मैनेजर टू अप्रोच वेरियस प्रॉब्लम सिस्टमेटिकली एंड साइंटिफिकली। यानी कि ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये उस मैनेजर्स को गाइड करते हैं, उसके लिए एज अप्रोच काम करते हैं, ताकि वो उन प्रॉब्लम में सिस्टमेटिकली साइंटिफिकली प्रिंसिपल्स का यूज़ करे और उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सके। तो ये क्या हो गया हमारा साइंटिफिक डिसीजंस हो गया। देन नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा मीटिंग चेंज इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। मीटिंग चेंज इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट यानी कि हर बिजनेस को इन्वायरमेंट के चेंज के अकॉर्डिंग चेंज हो जाना चाहिए। तो ये होगा यानी कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जब भी कोई चेंज आ रहा है उस ऑर्गेनाइजेशंस को उस चेंज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर वो उस चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, उनकी ऑर्गेनाइजेशंस की ग्रोथ होगी। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशंस है अगर वो उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, तो उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ नहीं होगी। तो इसके अंदर क्या है, every businessman has to make changes in the organizations according to change टेकिंग प्लेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। यानी कि हर बिजनेस को ये ज़रूरत होती है, हर बिजनेस को, ताकि वो खुद को चेंज करे बिजनेस एनवायरनमेंट के चेंज के अकॉर्डिंग। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ट्रेन द मैनेजर्स and implementing the change in right directions at right level in the organizations। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या करते हैं, ये ट्रेन करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन का जो कोई मैनेजर्स होता है वो पहले हेजिटेट होता है किसी भी चेंज को एक्सेप्ट करने से। या फिर इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी चेंज आ जाता है तो उसको एक्सेप्ट करने से क्या थोड़े हेजिटेट फील करते हैं कि भाई ये चेंज हो चुका है, तो इस चेंज को अगर हम एक्सेप्ट करेंगे तो ये सब हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये प्रॉब्लम होगी। तो थोड़ा हेजिटेट होते हैं उस चेंज को एक्सेप्ट करने में। तो ये मैनेजमेंट क्या प्रोवाइड कराते हैं, तो उनको गाइडलाइन प्रोवाइड कराते हैं, जो प्रिंसिपल्स है उसको गाइड करते हैं, उनके हेजिटेशंस को दूर भी करते हैं। और अगर वो उस चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो क्या मॉडिफाई कर लेते हैं उस प्रिंसिपल, तो उसको चेंज कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है उस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ट्रेन द मैनेजर्स इन इम्प्लीमेंटिंग द चेंज इन राइट डायरेक्शन एंड एट राइट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशंस। यानी कि वो इस चेंज को इम्प्लीमेंट करे सही डायरेक्शंस में। ऑल्थो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर रिलेटिव एंड जनरल गाइडलाइंस। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है, हमारी जनरल गाइडलाइंस है। येट बाय मॉडिफाई दिस प्रिंसिपल्स चेंज कैन बी मेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि अगर वो उस ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजर्स है उस चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट के चेंज के अकॉर्डिंग, अगर वो खुद को चेंज कर लेते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन की क्या होती है, ग्रोथ होती है। उसके लिए
हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको ये सब एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाते हैं। 1 मिनट। हाँ, तो एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, हम क्या ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल। सपोज करो हमारी एक कंपनी है। क्या है हमारी एक कंपनी? कंपनी किस चीज़ की है? कंपनी है हमारी कपड़े बनाने की कंपनी है। किसकी? हमारी कपड़े बनाने की कंपनी है, हमारी कपड़े बनाने की कंपनी है। तो उस कंपनी के अंदर क्या बनाते हैं? उस कंपनी के अंदर जेंट्स के कपड़े बनते हैं। तो उस कंपनी के अंदर क्या हमारे कुर्ता पजामा बनते हैं। क्या बनते हैं? कुर्ता पजामा बनते हैं। लेकिन एनवायरनमेंट के अंदर चेंज हो चुका है, एनवायरनमेंट के अंदर चेंज हो चुका है। अब क्या आ गए? हमारे जीन्स और टी शर्ट आ चुकी हैं। तो अगर ये ऑर्गेनाइजेशन इस चेंज को, इस ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजर है इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्या उसकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ कर जाएगी? तो बिल्कुल नहीं। जब सब फ्यूचर में जब सब चीज़ें इतनी अच्छे से चेंज हो चुकी हैं, तो सब जींस की तरफ को बढ़ रहे हैं, तो जब सब जींस पहनेंगे अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, सब खुद को तो चेंज करेंगे ना। तो चेंज के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सब चेंज हो चुके हैं, सब चेंज हो रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? वो जींस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। सोसाइटी के जितने भी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? जींस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो कुर्ता पजामा पहनने वाले लोग तो अब इतने बचे ही नहीं। तो उस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ क्या हो जाएगी? वो डाउन हो जाएगी। अगर ये इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस कंपनी का जो मैनेजर है वो इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो इसकी ग्रोथ नहीं होगा। लेकिन अगर इस चेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, कुर्ता पजामा बनाने की जगह अगर ये जीन्स और टी शर्ट अपनी कंपनी के अंदर बनानी स्टार्ट कर देता है, तो उससे क्या होगी? एज अ एडवांटेज इसके लिए वर्क करेगा और उसकी ऑर्गेनाइजेशन की क्या हो जाएगी? काम, उसकी ऑर्गेनाइजेशन की क्या हो जाएगी? ग्रोथ हो जाएगी। तो बेसिकली एक जो इन्वायरमेंट चेंज होता है ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एज अ एडवांटेज काम करता है कि अगर वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, उस ऑर्गेनाइजेशन की क्या होगी? ग्रोथ होगी। तो ये था हमारा मीटिंग चेंज इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। सो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है हमारा? इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? अब मैं आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर बता चुकी हूँ कि इसके हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने लेवल्स पढ़े थे। तो अभी क्या, अभी वीडियो को पॉज करो और कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाओ, मुझे बताओ कि कितने लेवल्स होते हैं, हमारे मैनेजमेंट के कितने लेवल्स होते हैं और उन लेवल का क्या क्या काम होता है। पहले लेवल लिखो, फिर उनका वर्क, उनके सामने उनका काम लिखो। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, हमारे मैनेजमेंट के अंदर 3 लेवल होते हैं। क्या 3 लेवल होते हैं? टॉप, मिडल एंड लोअर। हमारे 3 लेवल होते हैं और जो इनका जो वर्क है वो मैं भी आपको अच्छे से बता चुकी हूँ कि इन तीनों लेवल का काम क्या होता है। तो बेसिकली इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या होता है? हमारा टॉप लेवल आता है। क्या आता है? हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट आता है। और टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या होता है? प्लान और पॉलिसीज़ को बनाना। और ये जो क्या करेगा, ये किसी प्लान और पॉलिसीज़ को टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करेगा? प्लान और पॉलिसीज़ को बनाएगा, बनाने के बाद उनको इम्प्लीमेंट कर देगा, उन्हें निचले जो मिडल लेवल है उनको क्या कर देगा? बता देगा। तो मिडल लेवल क्या करेगा? उन प्लान और पॉलिसीज़ को किसको देगा? लोअर लेवल को दे देगा। फिर लोअर लेवल क्या कर देगा? उसको जो वर्कर्स के द्वारा वो जो प्लान और पॉलिसीज है वो फॉलो किए जाएंगे। तो ऐसे होता है एडमिनिस्ट्रेशन इन द फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसका फंक्शन है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का। These functions major plan and policies are formed. In this functions major plan and policies are formed, यानी कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, जो हमारे प्लानर और पॉलिसीज क्या होते हैं? हमारे बनते हैं। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक्ट एज अ गाइडलाइन। ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है? हमारे एक्ट एज अ गाइडलाइन की तरह काम करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं। बेस्ड फ्रॉम वेरियस एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज टू हैव सिस्टमैटिक एंड वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशंस। यानी कि ये जो हमारा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या होता है? हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट आता है। इसके अंदर टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है? हमारे प्लान और पॉलिसीज़ को बनाता है। और जो प्लान और पॉलिसीज़ होती हैं एज अ गाइडलाइन वर्क करती हैं। और ये जो प्लान और पॉलिसीज़ है फॉलो की जाती है एक सिस्टमेटिक वे में। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर नीचे एग्जाम्पल है, इसकी हेल्प से हम इसको समझते हैं। ओके, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल दिया गया है यूनिटी ऑफ कमांड, स्केलर चेन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस। तो ये सब क्या है? ये सब हमारे प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में, इनको देखेंगे कि ये हमारे करके प्रिंसिपल्स होते क्या हैं। तो यूनिटी ऑफ कमांड हमारा प्रिंसिपल्स क्या कहता है कि भाई ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई अब ये क्या है,
सपोज करो ये क्या हो गया, हमारा एक मैनेजर हो गया, ये हमारे वर्कर हो गए, लेकिन अगर ये मैनेजर्स क्या कर रहा है, सभी को कमांड कर रहा है, सभी को ऑर्डर दे रहा है, तो इन इन सभी वर्कर्स के ऊपर सिर्फ एक ही मैनेजर है, सिर्फ एक ही क्या है, एक ही बॉस है। इन एम्प्लॉयज़ के ऊपर एक ही सिर्फ बॉस है, जिसके सारी कमांड्स को ही क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो उनके लिए इजीली हो जाएगा। अब ये जो बॉस है, ये भी कोई भी ऑर्डर देगा तो ये सब क्या करेंगे, उसको इजीली फॉलो कर लेंगे, इनके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। अब सपोज करो कि मल्टीपल बॉस हो गए, एक ये बॉस हो गया, एक ये बॉस हो गया, तो ये इसको गाइड करेगा, ये इसको कुछ बोलेगा, इसको कुछ को बोलेगा, यानी कि जो वर्कर्स को, यानी कि सभी लोग मल्टीपल 3-4 बॉस हो गए, 3-4 लोग हो गए, 3-4 मैनेजर्स हो गए, तो वो क्या कर रहे हैं, सभी कमांड कर रहे हैं, सभी एम्प्लॉय हो गए, क्या कर रहे हैं, कमांड करें कि भाई तू ये भी कर ले, तो ये भी कर ले, तो ये भी कर ले। तो क्या उनके लिए क्या ईजी हो जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं। तो वो उनके दिमाग में कन्फ्यूजन है कि भाई पहले किसका काम करें, पहले किसकी कमांड को हम फॉलो करें। तो प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है कि एम्प्लॉय के ऊपर सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए, सिर्फ एक ही मैनेजर होना चाहिए, जो उनको गाइड करे, जो उनके ऊपर, जो उनको कमांड दे और जिसकी कमांड को वो फॉलो करे, ताकि उनके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और जो रिसोर्सेज का कोई भी वेस्टेज ना हो। सो ये हो गया। सो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। देन इसका सेकंड क्या है हमारा, स्केलर चेन। स्केलर चेन के अंदर हमारा क्या था, स्केलर चेन, यानी कि हम इस नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि सिस्टमैटिक वे में हमारी क्या होती है, ये और यानी कि सिस्टमैटिक वे में इंफॉर्मेशंस का, रूल और रेगुलेशंस का, प्लान एंड पॉलिसीज़ का ये फ्लो होना, उसको सिस्टमैटिक वे में फॉलो करना। यानी कि जैसे टॉप लेवल ने क्या पॉलिसीज़ को बना दिया, फिर उसने वो लोअर लेवल, मिडिल लेवल को दे दी, मिडिल लेवल ने क्या उसको फिर लोअर लेवल को दिया, लोअर लेवल ने क्या करा, फिर वो एम्प्लॉय तक पहुंचाई, एम्प्लॉयज़ ने उनको क्या करा, उस प्लान और पॉलिसीज़ को क्या कर दिया, फॉलो कर दिया। तो ये क्या होगा, उसमें स्केलर चेन हो गई, यानी कि एक चेन, इनके बीच में क्या बन गई, एक चेन बन गई, यानी कि उस इंफॉर्मेशन का, उस प्लानर पॉलिसीज़ का क्या है, चैन के द्वारा उसको, उस पॉलिसीज़ को क्या है, इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उसको फॉलो किया जा रहा है। तो ये क्या है, स्केलर चेन हो गई। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, नेक्स्ट क्या है हमारा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस में क्या कहते हैं हमारा, कि भाई हमें एक ही दिशा के अंदर काम करना चाहिए, यानी कि अगर ऑर्गेनाइजेशंस का सिर्फ एक ही गोल होना चाहिए उसका, यानी सभी ऑर्गेनाइजेशंस के जितने भी एम्प्लॉय हैं उनका सिर्फ एक ही एक ही गोल होना चाहिए। वो गोल क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन गोल, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी गोल है तो उसी के अचीवमेंट की तरफ सभी लोगों को वर्क करना चाहिए। नहीं कि भाई इस एम्प्लॉय का कुछ गोल हो गया, इसका कुछ गोल हो गया, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, सभी का एक ही गोल होना चाहिए। तो बेसिकली ये सारे हमारे प्रिंसिपल है, जिनको हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर डीपली इनको पढ़ेंगे, डीपली इनकी स्टडी करेंगे। तो इनका भी ऊपर आपको इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अभी इस पार्ट में जितना पढ़ाया जा रहा है आप सिर्फ उसको ही अच्छे से पढ़ लें, ज़्यादा वो ना करें। मैं आपको नेक्स्ट पार्ट इसका जल्दी अपलोड होगा, उसके अंदर आपको सारे प्रिंसिपल्स बहुत ज़्यादा डीपली, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाए जाएंगे। तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि फंक्शन है किसका, टॉप लेवल मैनेजमेंट का। टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या होता है, प्लान एंड पॉलिसीज़ को बनाना, और प्लान एंड पॉलिसीज़ का काम क्या होता है, यानी कि प्लान और पॉलिसीज़ को सिस्टमैटिक वे में उन सभी चीज़ों को फॉलो करवाना क्या हो गया, हमारा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। देन नेक्स्ट क्या हो गया हमारा, नेक्स्ट क्या होगा हमारा, फुलफिलिंग ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फुलफिल यानी कि हमारी जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो किसकी क्रिएशन है, वो किसकी वजह से बनी है, वो सोसाइटी की वजह से बनी है। तो सोसाइटी की वजह से बनी, तो उस रिसोर्सेज की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बन जाती है उस ऑर्गेनाइजेशन की, क्यों, टुवर्ड द सोसाइटी भी कुछ सर्व करें। अब बिजनेस इज क्रिएशन ऑफ सोसाइटी and make uses of resources of society, so it is must to do something for society also by performing some social responsibilities। यानी कि एक जो बिजनेस है वो किसकी वजह से बनता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस किसकी वजह से एस्टेब्लिश होता है, सोसाइटी की वजह से। क्योंकि सोसाइटी जिस चीज़ की हम ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, सोसाइटी उन चीज़ों की डिमांड करती है, उनको नीड होते हैं, जिनकी नीड का हम फ़ायदा उठाते हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं, और हम किसके, सोसाइटी के रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। तो ये हमारी कुछ जिम्मेदारियां हो जाती है कि टुवर्ड द सोसाइटी भी हम कुछ काम करें, हम उनको भी कुछ सर्व करें।
मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स नॉट ओनली एक्ट एज अ गाइडलाइन फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स सिर्फ गाइडलाइन के तौर पे ही काम नहीं करते, सिर्फ वो ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव की तरफ को काम नहीं करते, वो कुछ उनके लिए उनका एक ऑब्जेक्टिव भी होता है कि वो सोसाइटी की तरफ भी कुछ काम को परफॉर्म करे, कुछ परफॉर्म करे। ऑर्गेनाइजेशन का तो क्या ऑब्जेक्टिव होता है, सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लेकिन उसके अलावा भी उसका कुछ और प्रॉफिट, उसका भी और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड द सोसाइटी। बट दिस प्रिंसिपल्स ऑल्सो गाइड द मैनेजर्स टू परफॉर्म सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये गाइड करते हैं मैनेजर्स को कि टुवर्ड द सोसाइटी कुछ ना कुछ काम करे। जैसे कि इसके अंदर हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि जो हमारे जो एम्प्लॉय उनको फेयर रेम्यूनरेशन देना चाहिए और उनका जो इंटरेस्ट है उसकी हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। ओके, सो फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है कि सोसाइटी को सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस को सिर्फ अपने ऊपर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, उसे टूवर्ड द सोसाइटी भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो ये हो गया हमारा फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। देन नेक्स्ट क्या होगा हमारा मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। अब मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च का मतलब क्या होता है, ये जो सारे प्रिंसिपल्स हैं, ये जितने भी हमारे 14 प्रिंसिपल्स हैं, ये क्या किसके ऊपर बेस्ड है, हमारी जजमेंटल लॉजिकल थिंकिंग के ऊपर बेस्ड हैं, जिन्हें हम आगे जाके अपने प्रोफेशनल कोर्स के अंदर एकदम डीपली पढ़ेंगे। जैसे कि हमारा BBA हो गया, MBA हो गया, इनके अंदर हम डीपली इन सभी सारे प्रिंसिपल्स को डीपली पढ़ेंगे। ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं ये सभी हमारे सिलेबस का, हमारे एजुकेशन का एक हिस्सा है, जिन्हें हम आगे चल के और ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। तो क्या होते हैं द मैनेजमेंट प्रिंसिपल स्ट्रेस ऑफ साइंटिफिक जजमेंट एंड लॉजिकल थिंकिंग। ये एज अ रिजल्ट दिस प्रिंसिपल एक्ट एज अ बेस ऑफ डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन मैनेजमेंट सोसाइटी। यानी कि ये किसके ऊपर बेस है, हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर हमारे बेस है। एज दिस प्रिंसिपल्स प्रोवाइड ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। या ये जो प्रिंसिपल्स है, ये जो प्रिंसिपल से हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं, ऑर्गेनाइज बॉडी प्रोवाइड कराते हैं, ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज को प्रोवाइड कराते हैं टू परफॉर्म रिसर्च वर्क एंड जनरेट मोर एंड मोर नॉलेज टू हैव प्रोवाइड न्यू आइडियाज़ एंड इमेजिनेशन। यानी कि जितने भी प्रिंसिपल्स हैं ये हमें एक तो बॉडी ऑफ नॉलेज को प्रोवाइड कराते हैं, उसके ऊपर हमें न्यू आइडिया, इमेजिनेशंस एंड रिसर्च के ऊपर भी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर एट द कोर ऑफ मैनेजमेंट थ्योरीज। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, हमारी थ्योरीज है। दिस एक्ट एज बेस फॉर द मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। ये जितने भी सारे हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं ये किसका बेसिकली ये थ्योरीज है, जिसको हम हमारे एजुकेशन का, ये हमारे सिलेबस का एक पार्ट है। जितने भी थ्योरीज है ये हमें सब आगे अपने प्रोफेशनल कोर्स में और अच्छे से डीपली इनकी हम स्टडी करेंगे। तो ये हो गए, तो एक बार इनके की पॉइंट्स देख लेते हैं कि क्या क्या की पॉइंट्स हैं। ओके, तो बात आती है हमारे की पॉइंट्स की। तो मैंने बता दिया की पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी से आपको की पॉइंट के ऊपर फोकस करके चलना है, ताकि आपको कोई भी केस स्टडीज़ मिले तो उसको आप इजीली उसको सॉल्व कर पाए, क्योंकि केस स्टडीज़ के अंदर कोई भी डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, उसके अंदर की पॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिन की पॉइंट्स को आपको पहचानना होता है और उसके अकॉर्डिंग फिर जो उस केस स्टडीज़ के अंदर जो मांगा है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, यानी कि उस केस स्टडीज़ के अंदर इससे पूछ रहा है कि बस इसके अंदर कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया गया है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, तो वो आप सभी को उनके पॉइंट्स को पहचान कर वो सभी लिखना होता है, क्या वे इसकी इंपॉर्टेंस है या फिर कौन सा प्रिंसिपल इसके अंदर यूज़ हुआ है। तो जो फर्स्ट है वो क्या है हमारा, प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसेंटिव इनटू रियलिटी। यानी कि मैनेजर्स की जो इंटेलिजेंस लेवल है, उसकी जो नॉलेज है उसको इम्प्रूव करना, ताकि वो राइट टाइम पर राइट डिसीजन ले सके। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, यानी कि नो वेस्टेज, कोई भी वेस्टेज ना हो, मिनिमम कॉस्ट का यूज़ हो। साइंटिफिक डिसीजन, यानी कि डेवलप लॉजिकली कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि लॉजिकली डेवलप हुए हैं, मल्टीपल एक्सपेरिमेंट के बाद ही क्या गए हैं, डेवलप किए गए हैं। मीटिंग चेंज इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट, इसका मतलब क्या है, यानी कि इन्वायरमेंट के अंदर जब भी कोई चेंज आ रहा है, हेल्प इन ब्रिंगिंग चेंजेस, ये हमारी मदद करता है इन्वायरमेंट के अंदर जब भी कोई चेंज आ रहा है उस चेंज को एक्सेप्ट करने में। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि हेल्प टॉप लेवल टू टेक वेरियस डिसीजन, यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट की हेल्प करता है, ताकि वो वेरियस बहुत सारे जो डिसीजन है उनको ले सके और फिर उनको सिस्टमैटिक वे में सभी के द्वारा फॉलो
करवा सके। देन फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि हर ऑर्गेनाइजेशंस की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के साथ टुवर्ड द सोसाइटी भी कुछ कंट्रीब्यूट करे। डूइंग टास्क टू अपलिफ्ट सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी की तरफ भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें। देन लास्ट क्या है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन रिसर्च। मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग एंड एजुकेशन रिसर्च जिसको हम अभी पढ़ा है कि ये क्या होते हैं, प्रिंसिपल और बेस फॉर ट्रेनिंग। ये किसके ऊपर बेस है, हमारी ट्रेनिंग के ऊपर, और ये किसका पार्ट है, हमारे एजुकेशन सिस्टम का हमारा पार्ट है, जिन्हें हम अपने प्रोफेशनल कोर्स यानी कि बीबीए और एमबीए क्या हमारे प्रोफेशनल कोर्स हैं। इनके अंदर हम इन सभी प्रिंसिपल्स को और अच्छे से पढ़ेंगे और डीपली इनके एजुकेशन थ्योरी जो थ्योरेटिकल नॉलेज है उनको हम लेंगे। तो ये की पॉइंट्स थे, तो ये हमारे 6 पॉइंट्स थे। तो इसके अंदर आज हमने क्या पढ़ लिया, तो 6 पॉइंट्स थे। और 6 पॉइंट कौन कौन से थे, प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, साइंटिफिक डिसीजन, मीटिंग चेंज विद एनवायरनमेंट, देन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। सो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। सो अगर आप सभी को ये पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं तो अभी के अभी वीडियो को पॉज करो, कमेंट सेक्शन में इसके इंपॉर्टेंस और फीचर अभी के अभी लिख के दिखाओ। उससे क्या होगा, देखो अगर आप इसको मल्टीपल टाइम इनको रिवीजन करना ही करोगे, इनको नहीं लिख के देखोगे तो आपको याद नहीं रहेगा। अभी आपने पढ़ा है तो अभी आपके अंदर नॉलेज है, अभी आपके दिमाग के अंदर वो सब घुस चुका है, तो उसको दिमाग के अंदर रखने के लिए उसकी प्रैक्टिस भी तो करनी होगी, उसको लिख के भी तो देखना होगा, उसको अलग से बुक से उसकी थ्योरी बुक से भी तो पढ़ना होगा, तभी जाके काम चलेगा। और जितने भी सारे की पॉइंट्स हैं इन सभी को अच्छे से याद रखना। आप कोई भी बिजनेस स्टडीज़ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, की पॉइंट, यानी कि आपको हर कॉन्सेप्ट के हर पॉइंट के की पॉइंट तो पता ही होने चाहिए। वो की पॉइंट्स आपकी हेल्प करेंगे एग्जाम में बहुत ज़्यादा, किसी भी केस स्टडीज़ को सॉल्व करने के लिए। सो एक बार रिकैप ले लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। तो स्टार्टिंग से, तो पहले हमने क्या देखा था, पहले हमने प्रिंसिपल्स की डेफिनेशन देखी थी कि हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की डेफिनेशन क्या होती है। हमने फिर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और प्योर साइंस प्रिंसिपल्स के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस देखा था। उसके बाद हमने इसके फीचर्स देखे थे। इसके फीचर्स के हमारे 5-6 पॉइंट है। वो क्या है हमारा, फर्स्ट क्या है हमारा, यूनिवर्सल एप्लीकेशन, सेकंड जनरल गाइडलाइन, थर्ड फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, फोर्थ फ्लेक्सिबल, देन फिफ्थ इज मैनुअल बिहेवियर, सिक्स क्या था हमारा, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो ये 6 क्या हो गए, ये हमारे हो गए फीचर्स हो गए। फिर हमने इनके की पॉइंट्स देखे थे कि इनके भाई की पॉइंट्स क्या हैं। उसके बाद हमने इंपोर्टेंस देखी थी। इंपोर्टेंस के भी हमारे 6 पॉइंट्स हैं। वो कौन कौन से हैं, प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूथफुल इंसेंटिव इनटू रियलिटी, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, साइंटिफिक डिसीजन, मीटिंग चेंज एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशंस, देन फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। तो इन सब को हम अच्छे से कर चुके थे। उसके बाद हमने इसके की पॉइंट्स देखे थे। तो इस जो आज का जो हमारा आज जो है हमने अपना जो इंपॉर्टेंस और फीचर्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से कर लिया है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो जल्दी ही अपलोड होगा। और नेक्स्ट जो इसका जो इस चैप्टर का जो हमारा पार्ट 2 होगा, उसके अंदर अपने जो प्रिंसिपल्स हैं, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको हम स्टार्ट कर चुके होंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ चुकी होगी। आपने जितने भी सारे जो मैंने आज पढ़ा है उसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो बेसिकली जाने से पहले मैं ये फिर से यही कहना चाहूँगी, आपने आज जितने भी सारे पॉइंट्स पढ़े उन सभी को एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखे, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। और जब भी कोई नया स्टूडेंट जब भी कोई कमेंट सेक्शन को देख रहा है उसको भी वो सारे पॉइंट अच्छे से याद हो जाएँ। उससे क्या होगा, उससे एक तो आपका बेनिफिट होगा, उससे जो कोई नया स्टूडेंट होगा उसका ये बेनिफिट होगा, उसको भी अच्छे से रिवीजन में हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ चुकी होगी। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।